Pretty morning, guys. Guys, we are gonna learn today about the structure. कुछ नहीं यार. Actually, this is the informal way to say about this such type of the sentences. कुछ नहीं यार. हम क्या इसको informal way में बोलते हैं. कभी हम किसी formal तरीके के लिए यूज नहीं कर सकते. अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं. Formal informal क्या होता है. The person who doesn't know about the formal and informal, so I would like to tell you about the formal and informal. क्या होता है formal informal. फॉर्मल का गाइस आपने सुना होगा कि इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं आप तो फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए. फॉर्मल ड्रेस मतलब वेल ड्रेसिंग, अच्छे ड्रेस पहनेंगे, अच्छे शूज पहनेंगे, टाई वाई बेल्ट और अच्छे से अपना इन विन करके जाते हैं. तो फॉर्मल तरीका हो गया पहनने का, फॉर्मल ड्रेसेज हो गए. उसी तरह बोलने का भी फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका होता है. फॉर्मल में हम लोग यार का नहीं यूज कर सकते, बडी का यूज नहीं कर सकते. जैसे होता है नो बडी, तो नो बडी जो होता है वो इनफॉर्मल होता है और नो वन का बात करेंगे तो फॉर्मल होगा. तो जब भी आपको अगर लेटर लिखना हो, किसी को एप्लीकेशन लिखना हो, सीनियर को या सीनियर से बात करनी हो, बड़े लोगों से बात करनी हो, तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल का तरीका होता है. तो हम इनफॉर्मल वे में दोस्त यार से बोलेंगे यार. आप ये नहीं कि मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बता दिया तो कहीं भी यूज कर लेंगे. ये इनफॉर्मल होता है, मतलब दोस्त यार से बराबर के लोगों से बोल सकते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनता है, इसके लिए नथिंग बडी का यूज करते हैं, कुछ नहीं यार. तो सेंटेंस देखते हैं, कुछ नहीं यार आज मूड खराब है. अब इसको किसी में भी यूज आप कर सकते हैं. इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि किस टेंस में आएगा, किस सेंटेंस में आएगा. ये कहीं भी आप इसको ऐड कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं यार आज मूड खराब है. तो क्या बोलेंगे, नथिंग बडी, उसके बाद कोमा का यूज करेंगे. नथिंग बडी आज मूड खराब है. द मूड इज अपसेट टुडे. नथिंग बडी द मूड इज अपसेट टुडे. कुछ नहीं यार आज मूड खराब है. तो गाइस आपने ये जो बात बोली ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त यारों से बोलेंगे. नथिंग बडी जस्ट द मूड इज अपसेट टुडे. कुछ नहीं यार, जैसे आप बैठे हैं, कोई बोल रहा है कि क्या बात है, क्यों उदास है. कुछ नहीं यार बस आज थोड़ा सा मूड खराब है. ऐसे बोलते हैं आप, जनरली आप लोग जरूर बोलते होंगे. तो आज के बाद इंग्लिश में आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे नथिंग बडी द मूड इज अपसेट टुडे. अब देखते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस आपके लिए मैंने लिया है, कुछ नहीं यार नानी के यहाँ जा रहा हूं. मान के चलिए आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, तो कोई दोस्त बोलेगा और भाई कहाँ जा रहा है, क्या इसकी तैयारी कैसे चल रही है. तो क्या, कुछ नहीं यार बस थोड़ा नानी के यहाँ जा रहा हूं. तो कुछ नहीं यार फिर वही सेम चीज. तो क्या लिखेंगे गाइस, नथिंग बडी. हाँ ये याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे कोमा का यूज जरूर करिएगा. नानी के यहाँ जा रहा हूं, कौन सा टेंस है गाइस, जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस क्या होता है गाइस, द एक्शन व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट विल बी कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नानी के यहाँ जा रहा हूं, इज एम आर का यूज करेंगे. आई एम गोइंग टू. नानी के यहाँ का मतलब होता है गाइस ग्रैनी हाउस. तो क्या बना आपका सेंटेंस, नथिंग बडी आई एम गोइंग टू ग्रैनी हाउस. मैं जा रहा हूं नानी के यहाँ. अब यहाँ के लिए आप हियर और का यूज नहीं करेंगे. टू का मतलब ये होता है ग्रैनी हाउस, मतलब ग्रैनी हाउस को जा रहा हूं, नानी के घर को जा रहा हूं, नानी के यहाँ जा रहा हूं, नानी के घर पे जा रहा हूं. तो पर, पे, यहाँ वहां ऐसे का यूज हम लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, सब इसी में इंक्लूड होता है. तो गाइस आपने क्या देखा, नथिंग बडी आई एम गोइंग टू ग्रैनी हाउस. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा एडवांस के रूप में, गोइंग टू को हम लोग GONNA गना का भी यूज करते हैं. जब भी मैं आपको सेंटेंस स्टार्ट करने जाता हूं तो क्या बोलता हूं, टुडे वी आर गना. गना का मतलब होता है गोइंग टू, मतलब हम लोग जा रहे हैं ये करने. तो आई एम गोइंग टू, गोइंग टू मतलब होता है गना. ठीक है गाइस, तो गोइंग टू के एडवांस में गना का यूज करते हैं. स्पोकन में, रिटन में भी करते हैं लोग, पर आप इसको लिखने में करिएगा और इसको बोलने में करिएगा. तो कुछ एम्फैटिक लगता है जब आप गना का यूज करते हैं. तो कैसे बोलेंगे, नथिंग बडी आई एम गोना टू ग्रैनी हाउस. सॉरी, टू तो आप नहीं बोलेंगे,
क्योंकि गोइंग टू में ही क्या आ गया है, गना आ गया है। तो क्या बोलेंगे, नथिंग बडी आई एम गना ग्रैनी हाउस। ओके, तो ये था आपका आज का कुछ नहीं यार पे, जो बहुत ही छोटा सा था, पर अक्सर हम लोग बोलते हैं, पर इसके लिए ढूंढने लगते हैं कि यार के लिए फ्रेंड रेंट लगाएं, क्या लगाएं। पर फ्रेंड रेंट लगाने की जरूरत नहीं आपको, नथिंग बडी का यूज हम लोग कर लेंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू इंक्लूड एनी सेंटेंसेस। ओके गाइस, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज का स्ट्रक्चर लेना देना का फ्यूचर पे बनाया है मैंने। कल के वीडियो में यानी इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट पे ये बताया था कि लेना देना का यूज हम लोग सवाल पूछने में कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 5-6 वीडियो बना रखे हैं उसमें मैंने ये बता रखा है कि उससे कोई लेना देना नहीं होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, आपका उससे क्या लेना देना है। अगर इस तरह का सवाल अगर पूछेंगे कि क्या लेना देना है, क्या लेना देना था और क्या लेना देना होगा, तो ये सवाल का सीरीज चल रहा है। यानी कि लेना देना में हम लोग सवाल किस तरह से पूछते हैं, यानी इंटेरोगेटिव में ये कैसे यूज किया जाता है, किसका, टू डू विद का। तो इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं गाइस, क्या के सेंस पर क्या कोई लेना देना है, क्या कोई लेना देना था, और आज मैंने बता रखा है आपको, ये लिखा है कि क्या लेना देना होगा। तो गाइस मैंने कल कहा था जैसे कि मैं फ्यूचर पे भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आइए हम इसको देखते हैं कि इस सेंस में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट और पास्ट में मैंने जो लिखा था यहाँ पर डू डज या डिड का यूज किया था, आज विल और शैल का यूज हम लोग करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो गाइस मैंने जैसे कल बताया था कि एनीथिंग का यूज होता है जब कोई का सेंस आता है तब। तो कोई रहेगा तो एनीथिंग का यूज करेंगे, और वो किसमें करेंगे, जब क्या, यानी कि WH का नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तब। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सिर्फ पूछे जाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। तो देखिए 2 तरह का सवाल हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। तो उसमें एक होता है यस नो में जो जवाब मिलता है, आर यू ईटिंग, तो बोलोगे यस या नो। अब मैं पूछूंगा व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं, तो आप यस नो तो नहीं बोल सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा तुम क्या खा रहे हो बेटा, तो कहोगे यस खा रहा हूं या नो खा रहा हूं, नहीं, यस नो में जवाब आप नहीं दे सकते। तो इसलिए WH से सवाल जब पूछेंगे हम लोग तो उसमें कोई रीजन का बात होती है। तो WH वाला सवाल और एक सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोनों में देखिए अंतर क्या है, विल शैल का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर है, सब्जेक्ट हैव, एनीथिंग का यूज करेंगे जब कोई का सेंस आएगा, और ज्यादातर जब इससे हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछेंगे तो उसमें कोई का सेंस आता ही है। उसके बाद टू डू विद, जैसे कई दिनों से हम लोग सीखते आ रहे हैं, टू डू विद का एग्जांपल सीख रहे हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स, टू डू विद तो सब में आ ही रहा है, आप देख चुके होंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है गाइस, जब WH से सवाल, जैसे आर यू ईटिंग, तो उसमें तो WH नहीं आया है, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब आर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहेंगे व्हाट आर यू ईटिंग, तो WH का मेंबर आ गया यानी व्हाट। अगर WH के बारे में जानना है या फिर क्या से क्या होता है, कौन क्या के लिए हम लोग लिखते हैं, किस क्या के लिए नहीं लिखते इंग्लिश, तो इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो में देखना होगा जाकर, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया गाइस। हर वीडियो में मैं नहीं कह सकता, इसको नहीं समझा सकता, तो आप प्लीज जाकर पिछले वीडियो में देखिए कि कहां पर क्या की इंग्लिश लिखते हैं और कहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो फिलहाल में आपने देखा WH, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, एनीथिंग का यूज इसमें नहीं हुआ है क्योंकि जब WH से सवाल पूछेंगे तो एनीथिंग का सेंस उसमें नहीं आता है, वहां पे सिर्फ टू डू विद, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आइए हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या हमारा उस इंसान से कोई लेना देना होगा, तो जैसे मानिएगा ये सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जैसे किसी के साथ आपको भेज दिया गया कहीं रहने के लिए, कहीं साइड पे या विदेश में जैसे ही जाते हैं, तो कहते हैं कि वो जो इंसान है ना मुझे पसंद नहीं है, क्या मेरा उस इंसान से कोई लेना देना होगा, क्या मुझे उसके साथ ऐसा करना होगा। तो ये सवाल कोई पूछ रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे करेगा जब लेना देना की बात आएगी। तो स्टार्ट करते हैं।
क्या से सवाल जब उठता है और उसका जवाब हाँ या ना में मिलता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले वीडियोस में दे रखे हैं, आप जाकर प्लीज वहां देख लीजिएगा कि क्या का इंग्लिश यहाँ पे क्यों नहीं लिखते हैं। इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हर वीडियो में डिस्कस करना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी करना अच्छा नहीं है। जो हम देखते हैं बस इसको बनाने के लिए यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जवाब यस नो में आ रहा है और यस नो में जब जवाब आए तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यानी डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से। तो विल, ओके गाइस, विल या शैल का दोनों का यूज करते हैं। हमारा आई और वी के साथ आपको पता होगा कि शैल का यूज करते हैं, पर जब डिटर्मिनेशन यानी कंफर्मेशन हो और श्योरिटी हो कि मैं ऐसा करूंगा, पक्का ऐसा करूंगा, तो वहां पे विल का यूज हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादातर मैं आपको बता दूं ये ट्रेंड में है या फिर कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में शैल को इसमें से हटा दिया गया है, उसको मॉडल्स में ले जाया गया है। इसलिए हम लोग सबके साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अगर किताबों में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 10th 12th या जिसमें भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको शैल की अनुमति मिलती है कि नहीं आपको शैल ही लगाना है आई और वी के साथ सिर्फ, तो आप शैल का यूज कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने विल लगाया, आप चाहे तो शैल का भी यूज कर सकते हैं ग्रामेटिकली। तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो जब देखना होगा विल शैल में अंतर, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल में आप इतना जान चुके हैं कि सबके साथ विल का यूज किया जाने लगा है। तो विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? वी, हमारा मतलब हम लोग, हमारा वी, विल वी हैव। उसके बाद क्या है? एनीथिंग। एनीथिंग क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर आ रहा है कोई, और मैंने कहा जहां पर कोई आएगा वहीं पर एनीथिंग आएगा, यानी कोई वाला ये स्ट्रक्चर है। अगर कोई नहीं रहेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम लोग। विल वी हैव एनीथिंग टू डू विद, तो सब में आएगा ही आएगा टू डू विद। विल वी हैव एनीथिंग टू डू विद, और किससे लेना देना है गाइस? उस इंसान से। तो उस इंसान का बोलते हैं दैट, और इंसान के लिए क्या बोलेंगे? दैट ह्यूमन बीइंग, या फिर दैट मैन भी बोल सकते हैं। इंसान है तो कोई आदमी या औरत ही होगा, ठीक है। विल दैट ह्यूमन बीइंग या मैन का भी यूज अगर कर सकते हैं आप, अगर किसी आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या औरत की बात कर रहे हैं तो वुमन का यूज करेंगे। ज्यादातर हम लोग मेल को प्रेफर करते हैं इसलिए मैन का यूज लोग कर देते हैं। विल वी हैव एनीथिंग टू डू विद दैट ह्यूमन, क्या उस इंसान से हमारा कोई लेना देना होगा? तो इस तरह से आप बोलेंगे। तो आपने देखा गाइस कैसे मैंने इसको स्ट्रक्ट किया। बार बार कह रहा हूं विल और शैल में कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि शैल का यूज तो आई और वी के साथ 100% श्योर होता ही है। जी हाँ, होता था, पर अब नहीं होता है। इसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया, उसको मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज सब जगह करने लग रहे हैं। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो यूज होता है, जो मैं विल और शैल का कभी अगर बनाऊंगा तो उस पे आपको बता दूंगा, कहां पे कंफर्मेशन दे दूंगा, कहां पर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया, आप चाहे तो दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। किताबों में शैल का यूज होता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा उसके मोबाइल से क्या लेना देना होगा। यहां भी सवाल है क्या से, यहां भी सवाल था क्या से, पर ये वाला बना है इस फॉर्मूले पे, लेकिन ये बनाएंगे हम लोग इस फॉर्मूले पे क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलेगा। आप खुद इसका जवाब देकर देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि तुम्हारा उसके मोबाइल से क्या लेना देना होगा, तो आप हाँ या ना तो नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे या कुछ बातें कहेंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे। लेकिन इसमें देखिए, क्या हमारा उस इंसान से कोई लेना देना होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सर मेरा उस इंसान से कोई लेना देना होगा, तो आप बोलेंगे ना या फिर बोल देंगे हाँ। दो बात में आप आंसर दे सकते हैं, पर इसमें हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, तो फिर इसको उठाकर यहां पे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे फिर? व्हाट। देखिए इस फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे हैं क्योंकि WH का कोई एक मेंबर यहां पे आएगा और वो आया है व्हाट, क्योंकि यहां पर क्या था, व्हाट हो गया। उसके बाद विल शैल का यूज करेंगे, तो किसका लेना देना कहा जा रहा है? तुम्हारा। तो व्हाट विल यू, व्हाट विल यू, तो देखिए व्हाट, उसके बाद विल शैल में से कोई ले लिए तो व्हाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद क्या है? हैव। What will you have? अब इसमें एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसके हिंदी में कहीं कोई का सेंस आ ही नहीं रहा है, तो फिर एनीथिंग का यूज हम लोग नहीं करेंगे।
what will you have to do with, what will you have to do with। उसके बाद अदर वर्ड्स में आपका क्या है गाइस, किससे लेना देना की बात कर रहे हैं, तो उसके मोबाइल से, तो विद उसका मोबाइल है तो हिज मोबाइल, हिज मोबाइल। अगर लड़की का मोबाइल है तो हर मोबाइल, ठीक है। अगर उसका मोबाइल, उसका मतलब लड़के का है तो हिज मोबाइल, अगर लड़की के लिए उसका मोबाइल कह रहे हैं तो हर मोबाइल का यूज आप कर सकते हैं। हिज और हर में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो आप गाइस, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 6वां शायद सीरीज है मेरा, ठीक है। तो ये इससे पहले के सारे सीरीज जो है वो आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी अच्छे से। फिर भी मैं सोचता हूं कि हर वीडियो में सारी चीजें आपको मैं अच्छे से बारीकी से समझा पाऊं। फिर भी गाइस मैं एक बार और कहूंगा कि आप जरूर पहले इसके वीडियोस देखें। अगर अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं करना चाहते, तो आपको तो शुरू से देखना ही पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप अगर मोहल्ले में कूदेंगे उछलेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 2-4 इंग्लिश हेलो हाय हाउ आर यू बोल देने से नहीं हो जाएगा। आपको पूरा ज्ञान रखना है तो शुरू से और बारीकी से अंडरस्टैंडिंग के साथ करना होगा। तो ये था आज का मेरा इस पर क्या लेना देना होगा, क्या लेना देना है और क्या लेना देना था, तीनों मैंने वीडियो फिनिश कर रखा है। इसके बाद एक आध और हो सकता है वीडियोस आपको नथिंग पे मिल सकती है। जी हाँ, मैंने कहा था नथिंग जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा था नथिंग पर, लेना देना पर, इस पे बहुत सारे आपको डाउट है, वो सारे मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने बहुत कोशिश किया, जितने भी मेरे पास नॉलेज में था, जितने भी नथिंग के यूज थे, एनीथिंग या जो भी था, लेना देना कुछ भी का सेंस मैंने क्लियर किया है। एक आध वीडियो में और सारी बातें क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग एक साथ करेंगे, सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, सारे वीडियोस देखिए और सबका एक साथ प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस। ऐसे ही देखते रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, ओके गाइस, थैंक यू। वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज का स्ट्रक्चर और भी मजेदार होने वाला इस बात के लिए क्योंकि हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं नथिंग का, उस नथिंग में एक नया मोड आया है जो चेंज हो गया है एनीथिंग में। पर गाइस क्या लेना देना था ही सेंस इसमें भी आ रहा है, पर फर्क क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, जैसे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है। अब देखिए सवाल पूछा जा रहा है। अभी मैंने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब गाइस ये बात आप तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पर आपसे कोई सवाल भी तो पूछ सकता है। तो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ये वो पूछेगा कि क्या तुम्हारा उस मामले से कोई लेना देना है। अक्सर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या कहती है? कहती है कि तुम्हारा उस मामले से क्या लेना देना है, सही से बताओ। या फिर बोलेगी तुम्हारा उस मामले से कोई लेना देना है। तो ये सवाल पूछ रही है, तो सवाल पूछेगी तो क्या नथिंग का यूज करेगी? नहीं। हमने नथिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें 5 वीडियो बना रखे हैं शायद, आप उस वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। तब उसके बाद जब इस सीरीज पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आने वाली है। तो गाइस आइए देखते हैं कि क्या कोई लेना देना है या क्या कोई लेना देना था। अभी प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग देखेंगे सवाल कैसे पूछते हैं, क्या करके, लेना देना यूज करके। उसमें कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आइए, कोई आएगा तो क्या करेंगे और नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं। तो ये वर्ड सवाल में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर ये आता है तो इसके लिए एनीथिंग का यूज हम लोग करने वाले हैं। इसमें कोई के लिए क्या यूज करेंगे? एनीथिंग। अगर कोई नहीं आता है तो यहां से एनीथिंग हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका है एनीथिंग जब
आएगा प्रश्न में कोई के सेंस में तभी यूज करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। अक्सर गलतियां हो जाती है कि जब एक हम स्ट्रक्चर रट लेते हैं तो किसी में भी लगाते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि इसके लिए कोई हिंदी वर्ड आया है या इसके सेंस के लिए कोई वर्ड आया है कि नहीं। तो आइए गाइस देखते हैं कि क्या कोई लेना देना है या क्या लेना देना है, क्या लेना देना था। इस तरह का सेंस आता है तो क्या हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए पहला मैंने स्ट्रक्चर बना, इसमें दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक में कोई आएगा और एक में नहीं आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा बनेगा डू या डज डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे जब क्या से सवाल उठेगा। क्या से दो तरह के सवाल उठते हैं, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में शायद किसी में बता रखा है, मुझे याद नहीं किसमें बताया था, पर आप जब सारी वीडियो अगर देखने वाले हैं, रेगुलर मेरे चैनल पे रहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है WH टाइप और एक होता है यस नो टाइप। जी हाँ, WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई आपको रीजन बताना पड़ता है आंसर में, और यस नो टाइप में सिर्फ हाँ या ना कह देने से आपका आंसर मिल जाता है। ये दोनों सेंटेंस आपको बताएंगे उसका एग्जांपल। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं डू या डज या डिड। डू या डज कब लगाएंगे? प्रेजेंट के लिए, और डिड कब लगाएंगे? पास्ट के लिए। आपको इससे पहले भी मैंने बता रखा है डू या डज लगता है और कब लगेगा? जब कोई लेना देना है। जब है की बात करेंगे तो डू या डज में से कोई एक लगेगा। अब उसमें से भी डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा? ध्यान से सुनिएगा। डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो ही शी इट नेम, ही शी इट नेम रख लीजिए, ये हर जगह आपको काम आने वाला है। तो ही शी इट और नेम यानी एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए डज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए डू का यूज करते हैं। जी हाँ, प्रेजेंट में एक के लिए डज और एक से ज्यादा के लिए डू, एक्सेप्ट आई को छोड़कर। आई सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ क्या लगाते हैं? डू। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं डिड की। डिड कब लगता है गाइस? डिड लगता है पास्ट में, और डिड अकेला है तो खुशी की बात यह है आपके लिए कि पास्ट में आपको ये नहीं देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए, जैसे इसमें था कि डू लगाए कि डज लगाए। डिड में आपको ये नहीं देखना है, डिड अकेला हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट का। तो कोई लेना देना है, क्या कोई लेना देना है तो आएगा तो डू डज, क्या लेना देना था आएगा तो डिड का यूज हम लोग करेंगे सिंपली। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। एनीथिंग मैंने बता रखा है कि जब कोई का सेंस आएगा तो एनीथिंग आप लगाएंगे, अगर कोई का सेंस नहीं आता है तो एनीथिंग नहीं लगाएंगे। टू डू विद सब में कॉमन रहेगा, अदर वर्ड्स लास्ट में आएगा। अब दूसरा स्ट्रक्चर आइए जिसमें एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे। पहले वाले में डू डज लगाएंगे तो एनीथिंग का यूज करेंगे। अगर डू डज का यूज नहीं हो रहा है, उसके आगे WH का कोई मेंबर आ रहा है तो WH का मेंबर आएगा तो आपको यहां पर एनीथिंग का यूज नहीं करना है। आप ध्यान से देख लीजिए, WH से सवाल जब पूछेंगे तो आपको एनीथिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा इसमें, तो वो सवाल खुद ही बता देगा। उस तरह के सवाल आपके खुद बन जाएंगे कि आपको एनीथिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एनीथिंग का जरूरत पड़ता है, कोई अगर आप डालते हैं सेंटेंस में तो आप एनीथिंग लिख सकते हैं, नहीं डालते हैं तो नहीं लिखेंगे। साफ साफ ये बात है गाइस, कोई आएगा तो एनीथिंग लिखेंगे, कोई नहीं आएगा तो एनीथिंग नहीं लिखेंगे, बस ठीक है। अब WH क्या होता है? WH वो होते हैं जो शब्द होते हैं प्रश्न पूछने वाले, जैसे क्या, कौन, किसने, कहां, किसको, कब, कैसे, ये सारे क्या है? कितना, कितने, ठीक है। तो ये सारे होते हैं WH। W से स्टार्ट होने वाले प्रश्न पूछने वाले शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ये सब क्या है? W से स्टार्ट हो रहे हैं। और S से हाउ, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो ये क्या है? H से स्टार्ट हो रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। ये WH परिवार के हैं जो सवाल पूछने का काम करते हैं। एक ऐसा परिवार जो सिर्फ सवाल पूछने के लिए आता है उसको बोला जाता है WH फैमिली मेंबर। जी हाँ, WH फैमिली के मेंबर हैं ये। उसके बाद डू या डज रहेगा, डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, लेकिन एनीथिंग इसमें मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इस तरह के सवाल जब पूछते हैं WH लगाकर तो नॉर्मली एनीथिंग का यूज आता ही नहीं है। तो एनीथिंग यहां से गायब करिए, बाकी टू डू विद अदर वर्ड्स आ गए। तो सिंपली है गाइस, इसमें WH लगाएंगे तो एनीथिंग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसा बोलने पे सेंटेंस ही नहीं होता है। तो आइए अब देखते हैं। अब बारी आती है आपकी इस क्वेश्चन यानी ट्रांसलेट करने को, इस हिंदी को। तो ये देखिए हिंदी क्या है?
क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है। तो ये गाइस कब बोलते हैं, जब कोई ऐसा मैटर फंस जाता है, जब झगड़े लड़ाई या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, केस हो जाता है कुछ बात में, तो हम अपने गार्जियन हमारे बच्चों से क्या पूछते हैं, तुम सही से बताओ क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि कोई लेना देना है, तो देखिए यहाँ पे सवाल में क्या आया है, कोई। कोई आया, इसका मतलब क्या लगाएंगे, एनीथिंग वाला। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पहले क्या, अब मैंने कहा था कि क्या और क्या, यहां पे देखिए एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, टाइम लगेगा पर आपको अच्छी चीज मैं बताऊंगा। यहां भी क्या है, यहां भी क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस क्या में और इस क्या में बहुत ज्यादा अंतर है। यहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे और यहां पर क्या की इंग्लिश लिखेंगे। इसका मतलब ये क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसका मतलब उसमें WH नहीं आएगा, और WH आएगा इसका मतलब क्या की इंग्लिश लिखना है। लेकिन हाँ गाइस, ये केस सिर्फ क्या के साथ होता है कि इसकी कब इंग्लिश लिखनी है और कब नहीं लिखनी है। तो ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, आप बना लेंगे, आपको पता होगा, लेकिन हाँ आपको ये पता नहीं हो क्यों नहीं लिखते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं, जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिले, फिर से रिपीट करता हूं मैं, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ या ना में मिले उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते। हाँ जी सही सुना आपने, जिसमें आंसर हाँ ना में मिले तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और जिस क्वेश्चन में क्या का उत्तर देना पड़े, यानी हाँ ना के अलावा कुछ ना कुछ आपको कहना पड़े, ठीक है, तो उसमें क्या की इंग्लिश उठाकर पहले यानी WH की जगह पे रख देते हैं। सिंपल बात है। इसका मतलब जिसमें हाँ ना से काम चल जाता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं गाइस, यस नो टाइप क्वेश्चन। और जिसमें हाँ ना से काम नहीं चले, देखिए इससे सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना, अगर आपसे ये सवाल पूछे, खुद पे अप्लाई करके देखिए, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, मैं ही पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है, तो आप जवाब क्या देंगे, नहीं, या फिर देंगे हाँ, यही बोलेंगे आप, इसके अलावा तो नहीं ना बोलेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल मैं आपसे खुद पूछूंगा, दूसरा सवाल, उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था, सही से बता दो। तो बोलोगे सर मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, इतना बात आपको बोलना होगा। क्या इसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था, तो आप कहेंगे कि हाँ ना, ऐसे कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आंसर मिलेगा ही नहीं और आप आंसर सटीक दे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको रीजन बताना पड़ेगा, तो इसको मैं रीजन टाइप क्वेश्चन भी कह देता हूं अपनी तरफ से, लेकिन इसको लोग WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब इसमें WH की जगह ये आएगा, और यस नो टाइप में इसकी इंग्लिश हम लोग यहां पर नहीं लिखते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब बनाते हैं हम लोग, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आपको ये इसका इंग्लिश नहीं लिखना है, इसमें आपको इसका इंग्लिश लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्यों लिखना है, आपको मैंने बता दिया। समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिव्यू करके देखिए, बैक करके देखिए, बार बार आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। तो आइए देखते हैं, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है, मैंने जवाब दिया नहीं या हाँ, तो यस नो में जवाब मिल रहा है, इसका मतलब इसका इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या स्टार्ट करेंगे, डू या डस से। और डू डस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है और है के लिए क्या होता है, डू डज, अगर था रहेगा तो डिड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, डू लगाए कि डज। अब ये बताएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा यानी तुम, और यू के साथ लगता है डू, तो यहां पे लिखेंगे डू यू। क्या लिखेंगे, डू यू। उसके बाद है, अब देखिएगा इसमें कोई है तो एनीथिंग लिखेंगे, और कोई नहीं रहेगा तो एनीथिंग नहीं लिखेंगे। तो यहां पर तो है कोई, तो एनीथिंग लिखेंगे। डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद, ये तो आपका यहाँ पे कॉमन रहेगा, ये तो आएगा ही आएगा। टू डू विद तो आप नथिंग के सारे यूज जब पढ़ेंगे तो उसमें भी टू डू विद अदर वर्ड, टू डू विद अदर वर्ड थे, हर जगह थे। तो इसलिए मैंने कहा इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो 4-5 सीरीज है, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। लेना देना से कोई भी छूटने वाला आपसे सवाल नहीं है, जरूर आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ, डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद, किस चीज से लेने देने की बात कर रहा है,
उस लड़की से, उस लड़की से, तो विद के बाद हम लिखेंगे विद दैट गर्ल, विद दैट गर्ल। ठीक है गाइस, तो आपका ये बन गया, इसका ट्रांसलेशन आपने कर दिया। तो क्या हुआ, डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दैट गर्ल, क्या तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना है? तो आप सवाल पूछेंगे डू यू हैव एनीथिंग टू डू विद दैट गर्ल, और जवाब में क्या मिलेगा, नहीं, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मैंने इसका जवाब दिया है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मैं जरूर आपका वेट करूंगा आपके जवाब का, और अगर गलत होगा तो मैं इसको करेक्ट करूंगा। और अगर आपको इसका जवाब ढूंढना है तो इससे पहले वाले वीडियो में कोई लेना देना है का वीडियो जाके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आइए दूसरा, उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था। अब बात आ गई किसकी, था यानी पास्ट में। तो पास्ट में क्या लगाएंगे, डिड का यूज करेंगे। पहले दिमाग में ये सेट कर लीजिए, पास्ट है तो डिड लगाना है। अब मैंने कह दिया कि क्या कि इंग्लिश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप जवाब जब ढूंढेंगे तभी आप पता कर पाएंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, उस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना था, तो बोलेंगे एक्चुअली मेरा कोई लेना देना नहीं था, बस मैं उसके साथ रहता था और मेरा उससे कोई ज्यादा लेना नहीं। कि जवाब में आप कुछ ना कुछ रीजन देने वाले हैं, यानी WH टाइप क्वेश्चन ये है। तो इसकी इंग्लिश हम उठाकर यहां पर लिखने वाले हैं। क्या के लिए क्या होता है गाइस, व्हाट। इस फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं ना, WH की जगह क्या आ गया, व्हाट। देखिए W से स्टार्ट है इसलिए WH लिखा जाता है, W यानी व्हाट। उसके बाद सेम फॉर्मूला लगने वाला है, डू या डज में से, डिड में से कोई एक लगाना है। तो था है तो डिड लगाएंगे, है होता तो डू या डज में से कोई एक लगाते। अभी तो था है तो हम था के लिए क्या लगाएंगे, डिड। और डिड तो अकेला है, इसमें तो ढूंढने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर डू डज की बात करते तब सब्जेक्ट को ढूंढते, किसी के हिसाब से हमको भैया डू या डज लगाना है, तो हमको इसमें लगाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैंने लिख दिया व्हाट डिड, और किसका लेना देना पूछ रहा है, तुम्हारा, तो सब्जेक्ट आप ही है, व्हाट डिड यू। और उसके बाद क्या है गाइस, हैव। देखिए व्हाट डिड यू हैव हो गया, टू डू विद, टू डू विद, व्हाट डिड यू हैव टू डू विद। अब किससे लेना देना की बात पूछ रहा है, उस मामले से। किससे लेना देना, उस मामले से। तो उस मामला का होता है दैट मैटर। ये लीजिएगा, बन गया आपका। अब आप दोनों के एक बार फिर से रिव्यू करके देखिए, फिर से एक बार बैक करके कि दोनों में क्या अंतर है। और जब तक आपको समझ में नहीं आता वीडियो को बार बार देखिए, जब तक ये समझ ना आ जाए टॉपिक। और ऐसा देखिए कि एक बार के बाद दोबारा आपको इसमें किसी भी तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत न हो। तो गाइस ये था सवाल पूछने का, लेना देना का यूज करके। क्या लेना देना है, क्या लेना देना था, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना है, क्या तुम्हारा उससे कोई लेना देना था। तो इस तरह के सवाल आप किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में बोलने की बारी आएगी तो आप कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको सारा फॉर्मूला और सारे ट्रिक्स बता दिए गाइस। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड माय वीडियो गाइस। ओके गाइस, सो आई वुड लाइक टू से यू अगेन दैट प्लीज वॉच इट टिल एंड। आप अंत तक देखा करिए वीडियो को, आप स्किप मत किया करिए, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में आप चीजों को सोचेंगे कि मैं स्क्रीनशॉट लेके समझ लूंगा, तो नहीं समझा, क्योंकि जो बातें बोली जाती है वो रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट में नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मॉर्निंग गाइस, आज के स्ट्रक्चर में फिर मैं आपको नथिंग का दूसरा पार्ट, और वो भी पहले मैंने पढ़ाया है कोई लेना देना नहीं है, और अभी हम लोग पास्ट में देखने जा रहे हैं कोई लेना देना नहीं था। तो गाइस मैंने एक वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ज्यादा ही लेंदी हो जाता, और ये बहुत ही लेंदी इसका फॉर्मूला भी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके आपको मैं बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गाइस आइए देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने हैज हैव गॉट का यूज किया था, यानी लेना देना है, यानी प्रेजेंट की बात की थी, तो उसमें हैज हैव और गॉट का यूज किया गया था। इसमें हैज हैव की जगह हैड का यूज किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट में हैड का पास्ट हो जाता है हैड।
तो इसमें यूज करेंगे क्या, सब्जेक्ट हमारा होगा उसके बाद हैड। अब इसमें एक ये फायदा है गाइस कि आपको ये नहीं सर्च करना है किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएं, यहाँ सबके लिए हैड ही लगेगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ यही लगने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद नथिंग का यूज करेंगे, उसके बाद टू डू विद, ये तो मैंने उसमें भी लिखा था कि नथिंग टू डू विद सबके साथ रहेगा, ये कॉमन रहेगा। उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे जो भी आपका आने वाला हो। तो गाइस आइए हम देखते हैं कि इस पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था, उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा होता है गाइस कि कुछ बात हो जाती है तो बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे परिवार को देखा करती थी, समझा करती थी, तो क्या बोलते हैं, ना 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 उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसे अकेले रहती थी, मस्त रहती थी, उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहता था। तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस को बनाएंगे, उसका अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। ये आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पे कोई जेंडर का क्लियर नहीं हो रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसी लड़के का परिवार से लेना देना नहीं था या किसी लड़की का मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, पर मैंने कहा जब लड़का और लड़की है जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग ज्यादातर ही का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप चाहे तो लड़का या लड़की आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं शी ही ले लेता हूं, शी हैड। मैंने कहा गोट आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ऑप्शनल है, यूज हो भी सकता है नहीं हो सकता है। शी हैड गॉट नथिंग, शी हैड गॉट नथिंग टू डू विद, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा सब में, नथिंग टू डू विद। आप इसको रट लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर का जो मेन है फंक्शन यहीं से है, नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। अगर प्रेजेंट रहेगा तो हैज हैड, पास्ट रहेगा तो हैड, और आगे हम लोग देखेंगे इसका फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट हैड गॉट नथिंग टू डू विद हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए किससे लेना देना, ये मेरे परिवार से, तो से के लिए तो विद आ ही चुका है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी विद का यूज हम लोग करते हैं, फिक्स कर दिया है, क्योंकि से तो आना ही आना है, तो इसीलिए विद को फिक्स कर दिया गया है। अब क्या है, मेरे परिवार से, विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। तो देखिए गाइस बन गया आपका सेंटेंस, शी हैड नथिंग टू डू विद माई फैमिली, या बोल सकते हैं शी हैड गॉट नथिंग टू डू विद माई फैमिली। तो गाइस ये रहा आपका अमेरिकन स्टाइल, और इसका यूज अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ हैड के बाद नथिंग कर देते हैं, तो ब्रिटिश स्टाइल में ऐसा लोग बोलते हैं। तो गाइस आपको जो भी अच्छा लगे, आपको कौन सा अच्छा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मुझे तो गॉट वाला यूज अच्छा लगता है गाइस, आप अपना जरूर राय मुझे दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा सेंटेंस पे, मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अक्सर आप ये सुनते होंगे, कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता है, अगर में लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो कोई कहता है कि अरे तुम भी वहां पे थे ना, मैंने सुना कि तुम भी उसमें इंगेज थे, बोलते ना 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 मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, मतलब मैं बहुत दूर था भैया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, तो किसका लेना देना नहीं था, मेरा, आई, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि सब में हैड का ही यूज होगा। आई हैड गॉट नथिंग, आई हैड गॉट नथिंग टू डू विद, आई हैड गॉट नथिंग टू डू विद, किससे लेना देना नहीं था, उस मामले से, तो से के लिए विद आ चुका है। अब क्या बच गया आपका, उस मामले से, यानी विद दैट, और मामला का होता है गाइस मैटर, बोलते हैं ना क्या मैटर है, तो विद दैट मैटर, उस मामले का मतलब दैट मैटर, इस मामले का मतलब दिस मैटर। तो ये बात आपको मैं बार बार बताता हूं, कई बार आ चुका है वीडियो में, अगर मेरे वीडियो में पहले देख रखे हैं, पहले वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, तो इन सब चीजों में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गाइस ये रहा आपका सेंटेंस, मैंने 2 सेंटेंस इस पे आपके लिए एग्जांपल दिए हैं। आप अपने घर पे अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए, डेवलप करिए। अगर खुद से आप सेंटेंस हिंदी में जब बना लेते हैं तो आप इंग्लिश में डेवलप करेंगे, तो आपका माइंड और ज्यादा डेवलप होने लगता है जब आप खुद ही सोचते हैं। अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूंगा हिंदी में तो आप बना सकते हैं, जाहिर सी बात है,
पर मैं नहीं दूंगा इसलिए कि आप खुद सोचिए, क्योंकि आपको पहले हिंदी में सेंटेंस डेवलप करेंगे तभी तो आप ट्रांसलेट करेंगे। और गाइस आपको ये बता दूं कि कोई भी नेटिव स्पीकर के अलावा, यानी इंग्लिश जिनका अपना लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उनके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी भाषाई क्षेत्र से हो, वो अपनी भाषा में सोचता है तब जाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं तो इंग्लिश में ही डायरेक्ट बोलता हूं, तो गलत है गाइस, कभी ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अपनी भाषा से ही ट्रांसलेट करना होता है। पर होता क्या है कि प्रैक्टिस करते करते इतना मैच्योर हो जाते हैं, इतना ज्यादा हमको प्रैक्टिस हो जाता है कि रैपिडली हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेशन हमारे माइंड में होता है। तो देखने वाले को ये लगता है कि अरे इसे तो लग रहा है इंग्लिश ही आती है, बस इसकी भाषा ही इंग्लिश है। पर ऐसा नहीं गाइस, अगर मैं हिंदी परिवार से हूं तो मैं हिंदी जानता हूं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूं, ठीक है। अगर कोई बंगाली है, बंगला जानता है, तो बंगला से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, या बंगला से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, या भोजपुरी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करते हैं। तो ये होती है गाइस भाषा की। अगर आप जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, जिस आप भाषा के जानकार हैं, उसी भाषा से आप ट्रांसलेट करते हैं, तो परेशान मत होइएगा कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं आती थी गाइस, पर मैंने भी प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते सीखते आपको आज सिखा रहा हूं। तो गाइस कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप ठान लीजिए तो, ठीक है गाइस। तो ये रहे आपके सेंटेंसेज। उसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। शी हैड गॉट नथिंग टू डू विद दैट माय फैमिली। उसके बाद मेरा उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद दैट मैटर। तो गाइस ये रहे आज का स्ट्रक्चर में। अगली बार हम देखेंगे अगले वीडियो में फ्यूचर में, यानी कोई लेना देना नहीं होगा। तो प्रेजेंट में हमने बता रखा है, अभी पास्ट में सीख लिया, इसका फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। गाइस आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक किया है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाता है। सो गाइस आई वुड लाइक टू से यू अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। लवली मॉर्निंग एवरीवन। गाइज आज का स्ट्रक्चर फिर हम नथिंग पे लेकर आए आपके लिए अगला वीडियो। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो डेवलप कर रखे हैं गाइज। फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो नथिंग पे मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो गाइज आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पे जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में या वीडियो में देख सकते हैं। तो उसको देखने के बाद अगर आप ये देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है गाइज। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि आप जरूर एक बार उसको देखिए, पहले इसको पॉज करिए और उसके बाद पहले वाले वीडियोस देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले मैंने कोई लेना देना नहीं होगा से पहले मैंने ये बता रखा है कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट में, कोई लेना देना नहीं था पास्ट में, और आज हम सीखने जा रहे हैं कोई लेना देना नहीं होगा। तो गाइस इस केवल अभी कोई लेना देना पे मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, उससे पहले भी नथिंग का मैंने 2-3 यूज बता रखा है, आप वहां पे जाकर देखिएगा। मैं नथिंग के सारे यूज को लेकर चल रहा हूं कि मैं नथिंग के सारे यूज लगभग बता दूं आप लोगों को, ताकि नथिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डिफिकल्टीज न होने वाली हो। तो गाइज आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव। यहाँ पे एक ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, विल का। शैल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर उसको मॉडल्स में ले जाया गया है। तो यहाँ पर हम विल का ही यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट विल हैव, विल के साथ क्या लगाना है, हैव, और ये दोनों एक साथ फिक्स रहने वाले हैं। सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद आएगा नथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद का ही हम लोग तीसरा सीरीज देख रहे हैं, यानी इससे पहले नथिंग टू डू विद का प्रेजेंट और पास्ट में यूज देख रखे हैं। तो यहाँ मेन जो हमारा फंक्शन किसका पढ़ रहे हैं, नथिंग टू डू विद का। इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आते हैं नाउन के रूप में, जैसे भी आए। तो गाइस फॉर्मूला कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, और कठिन तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा जो इससे पहले के सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। ये मैं श्योर हूं इस बात के लिए, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से एक एक वर्ड को तोड़कर उनका मीनिंग समझाता हूं। उससे रिलेटेड और कितने सेंस बनेंगे, कितने सेंटेंस बनेंगे हिंदी में, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो गाइस आइए हम इस पे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा।
अक्सर गुस्से में, झगड़े में, लड़ाई में हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी फ्यूचर में, मैं आज तक तो है लेकिन आज के बाद अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। अक्सर आप बोलते होंगे, आप जानते हैं कि आप जरूर बोलते हैं झगड़े लड़ाई में या फिर कैसे भी, और ये ज्यादातर बातें तो गुस्से में ही बोली जाती है, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। तो ठीक है गाइस, मेरा उसके सामान से कोई लेना देना, मान के चलिए घर में सामान यूज कर रहे हैं, कोई छीन लिया आपसे, बोल रहा है कि मेरा सामान मत यूज करना, तो गुस्से में क्या बोलते हैं, मेरा तुम्हारे सामान से अब कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं। मेरा यानी सब्जेक्ट कौन हूं, मैं, आई विल हैव, आई विल हैव। उसके बाद क्या है, नथिंग, आई विल हैव नथिंग टू डू विद। ये तो गाइस मैंने कहा है कि ये हमेशा फिक्स एक साथ ही रहेंगे, नथिंग टू डू विद, इसी को स्ट्रक्चर में तो हम लोग यूज कर रहे हैं। आई विल हैव नथिंग टू डू विद, किससे, उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा। इतने के लिए तो आपने कह दिया विल हैव नथिंग टू डू विद। अब क्या बच रहा, उस आदमी से, और से के लिए हमने ऑलरेडी इसमें विद का यूज कर रखा है, तो आपका बचा उस आदमी। उस आदमी के लिए हम बोलते हैं विद दैट मैन। मैन की जगह आप पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट। अब अगर चाहे तो विद दैट बडी भी बोल सकते हैं, और पर वो गाइस इनफॉर्मल तरीका हो जाएगा, बडी सबके लिए आप नहीं बोल सकते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। तो अच्छा होगा यही मैन और पर्सन का यूज करें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद दैट मैन, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा। अब चाहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि आज से, कल से, परसों से, अगले साल से, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग बोलेंगे तो क्या सेंटेंस बना, आई विल हैव नथिंग टू डू विद दैट मैन, मेरा कुछ भी नहीं लेना देना होगा उस आदमी से, यानी कोई मतलब नहीं होगा। ये भी आप अगर मतलब की भी बात करते हैं कि मेरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं होगा, तो भी यही आपको सेंटेंस नथिंग टू डू विद का यूज करना पड़ेगा। आप एक वर्ड को बस रट के नहीं चलना है, आप इससे अलग अलग सेंस और क्या हिंदी निकल सकता है, आप जो भी बनाएंगे अगर इससे रिलेटेड है और दोनों का कहने का मतलब एक ही है, तो इंग्लिश आपकी सेम बनने वाली है। तो मैंने कहा ना, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं मेरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं होगा। तो मतलब लेना देना, ठीक है, कोई वजूद नहीं होगा, कोई उससे ताल्लुकात नहीं होगा। आप ऐसे ताल्लुकात का भी यूज कर सकते हैं उर्दू में, ठीक है गाइस। तो ये होते हैं, ये तो आपके नॉलेज के ऊपर है कि आपको कितनी हिंदी आती है। अगर हिंदी का कई वेरिएशन है, हिंदी से उर्दू, भोजपुरी, कुछ भी आप ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश तो वही बनेगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज से तुम्हारा उसकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होगा। अब कोई मान के चलिए बंटवारा कर रहा है और उसने चीजों को बांट दिया, अब बोलेगा आज से तुम्हारा उसकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी जो तुमको मिला वो तुमको मिला, जो उसको मिला उसको मिला, अब उसके संपत्ति से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो गाइस इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने इसमें टाइम वर्ड लिख दिया है। तो टाइम वर्ड को मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई क्या है, अगर पहले टाइम वर्ड को लिखते हैं तो इसके बाद कोमा का यूज हम लोग करते हैं, अगर इसको लास्ट में लिखते हैं तो कोई कोमा की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, मैं इसको पहले ही लिख लेता हूं, फ्रॉम टुडे, उसके बाद मैंने कोमा का यूज कर दिया, फ्रॉम टुडे, आज से। अब यहां से हमारा मेन फॉर्मूले पे चलेंगे, तुम्हारा, यू विल हैव नथिंग, अब देखते जाइए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हो गया, नथिंग टू डू विद, एक साथ याद रखना आपको, नथिंग टू डू विद, ये याद करने का भी तरीका है, तो एक एक याद करेंगे तो फिर आपको शायद कुछ चीजें भूल जाएं, तो एक कॉम्बिनेशन बनाइए, नथिंग टू डू विद, एक साथ याद करिए, फ्रॉम टुडे यू विल हैव नथिंग टू डू विद, किसके साथ नहीं लेना देना होगा, उसकी संपत्ति से, विद हिज प्रॉपर्टी, विद हिज प्रॉपर्टी,
यानी कि फ्रॉम टुडे यू विल हैव नथिंग टू डू विद हिज प्रॉपर्टी, यानी किसी आदमी की प्रॉपर्टी है तो हिज प्रॉपर्टी, और किसी औरत की प्रॉपर्टी है तो हर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया गाइस आपको? फ्रॉम टुडे को आप चाहे तो इस पोर्शन को यहां भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टुडे को यहां लिखेंगे तो आपको कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अप टू यू गाइस, जैसे आप बोलना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो डाउट सही है। तो गाइस आपने देखा कोई लेना देना नहीं होगा के सेंस में मैंने दो सेंटेंस आपके लिए बना रखे बोर्ड पे, और भी ऐसे सेंटेंस जानने के लिए और भी ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे लगातार आप बने रहिए गाइस। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर में लेकर आने वाला हूं, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो वो सारे वीडियोस भी देखें। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी स्टार्ट, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन होगा यानी घंटी का एक निशान होगा, उसको दबाइए, उस पर ऑल क्लिक करिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे मिल जाता है जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं। बहुत लड़कों को यह दिक्कत है कि एक वीडियो छूट जाता है तो वो वीडियो कहाँ है वो स्क्रॉल करने पे शायद ना दिखे। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जिसको नहीं पता है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप YouTube में नीचे सब्सक्रिप्शन बटन होगा, सब्सक्रिप्शन बटन पे जाके क्लिक करिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आप जाकर मेरे चैनल पे क्लिक करिए, वहां पे वीडियो पे क्लिक करिए, वीडियो पे सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप वहां से वन बाय वन करके देख सकते हैं। सो गाइस आई वुड लाइक टू से यू अगेन एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, प्रीटी मॉर्निंग गाइस। आज के स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि नथिंग का मैं और भी सारा यूज आपको बताने वाला हूं, तो आज ये शायद तीसरा वीडियो है मेरा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं नथिंग पे, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का नथिंग का यूज है। तो गाइस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के नथिंग के सारे वीडियोस जब देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीजों का सेंस, कैसे यूज होता है, क्या मतलब निकलता है। तो गाइस वो सारी चीज आपको देखना तो पड़ेगा ही, अगर आपको सीखना है बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विस्तार से तो आपको सीखना पड़ेगा, मेरे पहले वीडियोस को देखना पड़ेगा जो नथिंग पे मैंने डेवलप किया है। तो आइए गाइस आज का देखते हैं स्ट्रक्चर, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कोई का, लेना का, देना का, नहीं का और है का अगर आप ढूंढने लगेंगे तो स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी से इंग्लिश को कोरिलेट मत करिए, क्योंकि इनका आपस में कोई वो नहीं होता है कि हिंदी कुछ और होती है इंग्लिश कुछ और बनता है। पर हाँ एक चीज जरूर सेम होता है, सेंस, सेंस दोनों का सेम होता है। जो ये बात कहना चाहता है वो इंग्लिश भी बात कहती है। तो गाइस ये कम्युनिकेशन का अपना एक रूल है कि बस कोई भी चीज दूसरे को समझा देना ही कम्युनिकेशन होता है। तो गाइस आइए हम देखते हैं कोई लेना देना नहीं के लिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट सब में होता है, हर स्ट्रक्चर में होता रखा हूं। हैज या हैव का यूज इसमें किया गया है। जी हाँ, हैज हैव का यूज क्यों किया गया है, यहां पे गॉट लिखकर और ब्रैकेट में क्यों डाला गया है, उसके बाद नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, ये चारों हमेशा कॉमन रहेंगे, यानी सब में ये कॉमन रहने वाले हैं। हैज की जगह हैव हो सकता है, पर नथिंग टू डू विद हमेशा कॉमन रहेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। तो गाइस आइए हम ये समझते हैं पहले कि हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है। हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मींस हैज का यूज करेंगे ही, शी, इट और नेम के लिए, किसी का नाम के लिए, वो चाहे लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, पर एक नाम होना चाहिए। उसके बाद हैव का यूज आप जानते हैं कि प्लूरल के लिए यूज होता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात की जाए तो हैव का यूज करेंगे। और आई के साथ भी हैव का यूज होता है। आई को हम लोग सिंगुलर तो है पर प्लूरल ट्रीट भी करते हैं। आई का कोई ठीक नहीं होता है गाइस, कभी आई एम ले लेता है, कभी आई डू ले लेता है, कभी हैव लेता है। तो इस तरह से आई का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहां पर आई के लिए हैव का यूज हम लोग करेंगे। तो आपको पता चल गया हैज हैव कहां लगता है। गोट का यूज हम करें या न करें तो भी सेंस हमारा सेम रहेगा,
पर गोट यूज कहां करते हैं? गोट का यूज गाइस अमेरिकन लैंग्वेज में किया जाता है। जी हाँ, यूएस लैंग्वेज होती है ब्रिटिश और अमेरिकन, आपको पता होगा यूके एंड यूएस लैंग्वेज। तो यूके में गोट का यूज नहीं करते हैं, पर अमेरिकन लैंग्वेज में गोट का यूज हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं। तो आप चाहे तो गोट का यूज करें या ना करें, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं यहां पर, नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं, अगर आपको अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश बोलना है तो आप गोट का यूज जरूर करिए, क्योंकि अमेरिकन के नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो गोट का यूज करके बोलते हैं ऐसे वाक्यों के लिए। तो पहला सेंटेंस मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कि मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, किसका लेना देना नहीं है? मेरा यानी मैं। आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अभी मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव। मैंने कहा गोट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो गोट को मैंने लिखकर ब्रैकेट में कवर कर दिया। इसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। ये तो मैंने कहा कि नथिंग टू डू विद एक साथ कॉमन रहेगा, ये सारे सेंटेंस में आने वाला है जब बात करेंगे कोई लेना देना नहीं है के लिए। तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। अब मुझे तो गाइस गॉट अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख होता है कि आपको गॉट का यूज इसमें अच्छा लग रहा है या नहीं। आप कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद, या कह सकते हैं आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद। अमेरिकन एंड ब्रिटिश का फर्क है। विद के बाद वर्ब की बात कर रहा है गाइस ये। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद, मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस इसमें देखिए, इसमें कोई एक्शन है या नहीं है? अगर एक्शन नहीं आता है तो हम एक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, अगर एक्शन आता है तो एक्शन का जिक्र करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड का यूज हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसों से लेना देना की बात कर रहा है। तो बोलेंगे आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद, तुम्हारे पैसों से यानी पैसे से, विद योर मनी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया गाइस। आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी, मेरा तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। एक्शन रहेगा तो एक्शन डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है गाइस, तो मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना, तो क्या बोले? आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी। अब आइए दूसरा सेंटेंस, और इसको अगर आप समझना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आई हैव का मतलब होता है अपने पास रखने के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव मनी। तो यहां कह रहा आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू डू विद योर मनी, तुम्हारे पैसों से लेना देना। तो ये लेना देना का टू डू विद का यूज हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो गाइस ये बिल्कुल एडवांस है और आपको थोड़ा इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर मनी, मेरा तुम्हारे पैसों से लेना देना कुछ भी नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे गाइस होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि अरे तुम्हारे साथ वो घूमता है, वो सुना हो कि इस चीज में पकड़ा गया है, पुलिस स्टेशन गया है, तो बोलते हैं कि ना 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 उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में? उसका, उसका मतलब ही और ही के साथ क्या लगाएंगे गाइस? हैज। इसलिए मैंने एक हैव और एक हैज पे एग्जांपल देने के लिए सोचा। देखिए हैज, ही के साथ हैज, मैंने कहा ना ही, शी, इट और नेम के साथ हैज का यूज हम लोग करते हैं। ही हैज गॉट यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ही हैज गॉट नथिंग, he has got nothing to do with, to do with, he has got nothing to do with, किससे लेना देना नहीं है? मुझसे। तो मुझसे के लिए क्या होगा? यानी मी, यानी मैं बना उसके लिए ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो आई यहां पे था तो सब्जेक्टिव केस था, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस आया तो आई का बन जाता है मी। अगर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन आपको जानना है तो मैंने एक इस पे केस टेबल सबसे पहले वीडियो में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और बीच में भी मैं जब बेसिक क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो आपको केस टेबल और बारीकी से पढ़ाऊंगा। केस टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा गाइस,
तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो गाइस ये आपने देखा कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद योर मनी। दूसरा सेंटेंस, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ही हैज नथिंग टू डू विद मी। अब इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, आपको मैंने ट्रिक दे दिया, आपको मैंने समझा दिया कैसे यूज करना है। तो गाइस मैं यही कहूंगा आपसे फिर एक बार कि आप इस पे और भी सेंटेंसेस घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 सेंटेंसेस तो आप प्रैक्टिस करिएगा ही करिएगा। और बहुत ही आसान है अगर आप इसको समझ जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब आप इसको ध्यान से नहीं समझते हैं। तो गाइस एक एक बात जब मैं बोलता हूं उसको आप पॉइंट आउट करिए, आप उसको सोचिए समझिए उस पे और यूज करिए। तो गाइस इस पे आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि मैंने कहा उसका मुझसे कोई लेना देना, बोलते हैं कि मेरा उसका मोबाइल से कोई लेना देना, उसका घर से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस आप जरूर बनाइएगा, और एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर अपना प्यार दीजिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।
टॉप ऑफ द मॉर्निंग टू यू गाइस। आज का स्ट्रक्चर जो 2-3 दिन से हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक नथिंग का यूज आप सीख रहे हैं। तो मैंने ये कहा है आपसे कि नथिंग के सारे यूज मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1 वीडियो में बनाकर, ठीक है गाइस। एक साथ बोर्ड पे एक बार की चीजें मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर नथिंग इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है। आप जो सोचते हैं नथिंग दिख रहा है, नथिंग में कुछ नहीं, बस हो गया, पर ऐसा नहीं का जिसका यूज हर सेंटेंसेस में बहुत ही अजीब तरीके से किया जाता है और बहुत ही अलग तरीके का सेंस देता है ये क्या। जिससे पहले नथिंग का मैंने आपके लिए 3 वीडियो शायद बना रखा है, आप उसका लिंक जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में, वीडियो के लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो इससे पिछले जितने भी 3 वीडियो मैंने बनाया है उसमें नथिंग का मैंने यूज किया है। तो गाइस अगर आपको 1 बाय 1 और बहुत बारीकी से नथिंग को पूरा समझ ही लेना है, इसके अलावा नथिंग का कोई भी सब्जेक्ट आपको कभी नहीं मिलता। चाहे वो बुक हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो वेबसाइट हो, मैं नथिंग का जितना यूज बता दूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सारे के सारे यूज बता दूं। पर हाँ, ये भी हो सकता है गाइस, कोई तो परफेक्ट है नहीं, हो सकता है 1-8% कोई चीजें ना हो, तो मैं उसके लिए दावा नहीं करता हूं। पर हाँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि नथिंग के सारे यूज मैं आपको बताऊं एक एक करके बारीकी से समझेंगे तो एक बार में केवल वर्ड बता दूंगा, एक सेंटेंस बता दूंगा ऐसे रट के, तो फिर नहीं होने वाला है, आप नहीं कुछ समझेंगे। मुझे तो पता है, जो स्टूडेंट अच्छे खासे पढ़े लिखे उनको भी पता है, पर जिनको मुझे सिखाना है, मुझे उन लोगों को सिखाना है जिनको नहीं आती है। जिनको आता है मुझे उनको नहीं सिखाना है, ठीक है गाइस। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो नहीं जानते बिल्कुल भी, उनका भी इंटरेस्ट इंग्लिश में बढ़े। बस मेरा यही मोटो है कि जो इंग्लिश से भागते थे, जिनको तकलीफ होती थी, जिनको डर लगता था, उनका डर मैं खत्म कर दूंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाकर। तो आइए, आज का जो सेंटेंस और आज का जो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लिख के रखा हूं, वो कुछ अलग चीजें आपको दिख रही होगी, समझ में नहीं आएगा। पहले यहां पे मैंने लिखा है चीजें ही चीजें हैं, चीजें ही चीजें थी या होंगी। तो गाइस चीजें का मतलब क्या? चीजें का मतलब ये कि आप कोई भी चीज आ सकती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, या फिर मुसीबतें हो, या खुशियां हो, या गम हो, जो भी है वो सारी चीजें आपके जीवन में अगर थी, है या होंगी। तो इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा समझते जाना है। देखिए, देयर का यूज इसमें करेंगे सबसे पहले। देयर सब में लगेगा। देखिए, है अगर आएगा तो इज लगाएंगे आप, है आएगा तो इज। अगर था, थी, थे कुछ भी आएगा तो आप वॉज लगाएंगे। अगर चीजें होंगी तो आप लगाएंगे विल बी। ध्यान से समझिएगा, यहां विल बी एक साथ रहेगा। फ्यूचर में थोड़ा सा आप देखते हैं, कल भी मैंने विल डू का यूज सिखाया था, तो इस तरह इसमें विल बी लगेगा। देयर और इन तीनों में से कोई एक लगेगा। प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज, फ्यूचर के लिए विल बी। है, थी और होगी। बहुत मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नथिंग लगाएंगे, उसके बाद इज, वाज, विल बी में से कोई एक लगा लेंगे। जब आप अपने हिंदी के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, तो नथिंग का यूज करेंगे। नथिंग के बाद बट का यूज करेंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट में क्या होगा गाइस? नाउन का हम लोग प्रयोग इसमें करेंगे ज्यादातर, तो नाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर, और मैंने फॉर्मूले को बता दिया कैसे यूज करना है। आप बहुत आराम से, प्यार से सीखिए, जल्दी वाला काम नहीं करना है आपको। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आप उसके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। जैसे गाइस होता है ना, किसी के जीवन में आज कोई उसके साथ घटना घटी, फिर कल घट गई, फिर परसों, तो क्या बोलते हैं, यार क्या बताएं, उसके जीवन में तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, यानी परेशानियां ही परेशानियां, तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो इस तरह का सेंटेंस अगर बनाना है तो क्या स्टार्ट करेंगे? पहले देयर का यूज करेंगे हम लोग यहां पर। देयर, अब देखिए, है का मतलब इज। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट देयर इज नथिंग बट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मुसीबतें। अब आपको ये देखना है, मुसीबतें ही मुसीबतें 2 बार आया है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं लिखना है। ऐसा तो आप कभी सुने नहीं होंगे।
ये सेंस यही होता है एडवांस स्ट्रक्चर में सेंस को। मुसीबतें ही मुसीबतें, अभी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, उसी तरह मैं इसमें भी समझाऊंगा। डोंट वरी, मैं रटाऊंगा नहीं, बना के सिर्फ चला नहीं जाऊंगा, आपको समझाऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर आप बहुत अच्छा सीखेंगे। देयर इज नथिंग बट, मुसीबतों का होता है प्रॉब्लम्स। अब मुसीबतें ज्यादा हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या होगा? प्रॉब्लम्स, यानी यहां पर हमेशा प्लूरल आएगा। जो प्लूरल प्रॉब्लम्स, मुसीबतें ज्यादा, मुसीबतें 10, मुसीबतें 5 ऐसा करके तो प्रॉब्लम्स का यूज करेंगे। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। लेकिन इसमें और एक चीज क्या छूट रहा है? क्या? जीवन में। और किसके जीवन में? उसके जीवन में। यहां तक तो आपका हो गया। उसके बाद अदर वर्ड्स मैंने नहीं लिखा है, जो सब में होता है, आप जानते हैं। देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं है, मुसीबतें ही मुसीबतें। कहां पर? उसके जीवन में। तो उसके जीवन में के लिए क्या लिखेंगे? इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ। तो देखा गाइस आपने, देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए इन हिज लाइफ होगा। ठीक है। अगर कोई लड़की होगी, ध्यान समझिएगा, अगर किसी लड़की के बारे में स्टेटमेंट कहा जा रहा है, जैसे कोई लड़की खड़े बोलेंगे यार उस लड़की के जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, तो हिज की जगह क्या लगा देंगे आप? हर लगा देंगे। ये भी बात गौर करने के लिए है गाइस। क्या लगाएंगे? हर का यूज हम लोग कर देंगे जब लड़की का जीवन के बारे में बात करेंगे। तो अब इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब आइए इस इंग्लिश पे। अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए दूं आपको, तो क्या इसका मतलब निकालने वाले हैं? तो आइए देखिए, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट प्रॉब्लम्स, लेकिन मुसीबतें हैं। बट प्रॉब्लम्स, या सिवाय मुसीबतों के। मैंने कल इसका मीनिंग बताया था कि सिवाय भी होता है, लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है, किंतु भी होता है। आप एक मूवी में गाना भी सुने होंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। तो वो एक ही वर्ड को 3 बार सिनोनिम्स बताता है। अगर नहीं सुने तो सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन, किंतु, परंतु तो आप जानते ही है मूवी के द्वारा। एक मैंने सिवाय का यूज बताया है आपको। ठीक है। तो सिवाय भी होता है। तो क्या मैंने इसका अर्थ निकाला? देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिवाय मुसीबतों के। सिवाय मुसीबतों के। कहां पर? इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। तो देखा आपने गाइस कैसे मैंने वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी निकालकर कुछ अलग सेंस में बताया। यहां पे हिंदी लिखा है कुछ और, यहां पे हिंदी मैंने निकाला कुछ और, पर दोनों हिंदी एक दूसरे से टैली कर रहे हैं। दोनों का कहने का मतलब एक ही है। ठीक है। तो आपने देख लिया ना इसका इंग्लिश क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये इसका सेंस दे रहा है। तो यही होता है नथिंग का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, कुछ भी नहीं है उसके जीवन में सिवाय मुसीबतों के। ठीक है। या उसके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, परेशानियां परेशानियां हैं। ये थोड़ा प्रेजेंट में आपका आपने सीख लिया, यानी इज का यूज आपने सीख लिया। अब आइए यहां सेंटेंस देखते हैं, किसमें का आपको पहचानना होगा किसमें का ये टेंस है। अगले साल हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि अगले साल हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो, या फिर शादी के लिए खुशियां होगी, नहीं मुझे नहीं पता। बहुत लोग कहते हैं शादी का मतलब बर्बादी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बर्बादी इंसान खुद लाता है। ठीक है। अपने कर्मों से होता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगले साल हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मान के चलिए मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट किया, अगले साल मुझे एक अच्छी जॉब मिलने वाली है, एक अच्छा पैकेज मिलने वाला, विदेश में मुझे जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा? अगले साल तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो आइए होंगी, यानी अभी फ्यूचर की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए मैंने क्या बताया है? विल बी। ठीक है गाइस, विल बी का यूज करेंगे, ये आपको पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो अगले साल हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, देयर विल बी। 1 2 3 में से हमको कौन सा यूज करना है? विल बी। देयर विल बी। उसके बाद क्या है गाइस? आप देखिए नथिंग का यूज किया गया यहां पे, नथिंग। उसके बाद है बट। अब क्या होंगी? ऑब्जेक्ट, खुशियां ही खुशियां। तो अगेन फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, मुसीबतें मुसीबतों के लिए प्रॉब्लम्स का यूज करेंगे। खुशियां, खुशियां के लिए क्या होता है गाइस? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। देयर विल बी नथिंग बट हैप्पीनेस। यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए अदर वर्ड्स क्या बचे हैं हमारे जीवन में,
अगले साल। इतना बचा है अभी हमारे पास। तो हमारे जीवन में, तो इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। गाइस हमारे के लिए आपको पता होना चाहिए कि आवर का यूज करते हैं, ओ यूर आवर मींस हमारा, इन आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में। और टाइम वर्ड भी दिया हुआ है यहाँ पर, क्या, अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर। तो क्या होगा इस यहाँ पे पूरा सेंटेंस आपका क्या बन के आया, देयर विल बी नथिंग बट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब आइए, अब इंग्लिश से फिर एक बार हिंदी हम लोग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए गाइस, यहां पर इसका अब हम लोग इंग्लिश से हिंदी एक बार सोचते हैं। देयर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, बट हैप्पीनेस, सिवाय खुशियों के। कहां पर, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, अगले साल। यानी अगले साल हमारे जीवन में खुशियों के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। यानी हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। एंड आई होप एंड विश टू यू आल्सो गाइस दैट देयर विल बी हैप्पीनेस इन योर लाइफ टू। आपके भी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। उस पार्क में पानी ही पानी था। देखिए प्रेजेंट का हमने पढ़ लिया और फ्यूचर का पढ़ लिया। अब किसकी बात करेंगे, पास्ट की, यानी वॉज, था आते ही आप क्या लगेंगे, वॉज का यूज करेंगे। तो उस पार्क में पानी ही पानी था। देयर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, और यहां उसके बाद है नथिंग। देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी यानी वाटर। और वाटर में एस मत लगा दीजिएगा, क्योंकि पानी गिना नहीं जा सकता है, और जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उसमें कभी भी एस नहीं लगता है। इसका मतलब उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाते एज ए नाउन के रूप में कभी इसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे। अब ऐसे आप नहीं कह सकते कि एक पानी था, दो पानी था, ऐसे नहीं कर सकते। तो पानी जब गिन नहीं सकते तो पानी में एस लगा भी नहीं सकते। ओके गाइस, तेल नहीं गिन सकते तो ऑयल्स नहीं होता है, ठीक है। पेट्रोल नहीं गिन सकते तो पेट्रोल्स नहीं होता है, डीजल्स नहीं होता है। तो ये बात भी एक अच्छी चीज है आपको मिली है समझने के लिए। जब वाटर का सिंगुलर प्लूरल कहा जाए तो ये ऑलरेडी गिना जाता है, सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है। तो देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी था। कहां पे, उस पार्क में, इन दैट पार्क। जब उस पार्क की बात करते हैं तो दैट, इस पार्क में कहेंगे तो दिस पार्क, ठीक है। मैं इससे पहले बता रखा हूं, दिस मतलब सिर्फ यह नहीं होता है, दिस मतलब इस भी होता है। तो इस पार्क की बात करेंगे तो दिस पार्क, उस पार्क की बात करेंगे तो दैट पार्क। तो ये रहा गाइस आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में मैंने एक एक सेंटेंस आपको दिखा दिया। बखूबी इसका मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों मैंने सिखाया है। इसका भी देख लीजिए, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के, इन दैट पार्क, उस पार्क में। हो गया कंफर्म, सिवाय पानी के वहां कुछ भी नहीं था पार्क में, या कहेंगे कि उस पार्क में पानी ही पानी था। अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हैं, अगर सेंस को कैच करने लगते हैं तो फिर ये सारे सेंटेंस आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेंस अपने आप डेवलप करिए, ये आपके ऊपर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा आप सेंस को डेवलप करते हैं, ठीक है गाइस। द मोर यू प्रैक्टिस यू विल डेवलप योर सेंस द मोर। ओके गाइस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका सेंस डेवलप होता जाएगा। तो ये रहे आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो अभी हमने सीखा नथिंग बट का यूज इज, वॉज और विल बी के साथ। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये मेरा लॉजिक आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका, जरूर आप मुझे मोटिवेट करिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, ठीक है गाइस। और अपना एक सेंटेंस जरूर डालिएगा और इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये कभी भूलने ना पाए। तो गाइस आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सीरीज, यानी इसके बाद नथिंग के और भी यूज हैं। इतने सब ये सीमित नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है गाइस। तो ऐसे ही नथिंग के और भी यूज देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में और मेरे साथ गाइस, और फॉलो करिए मेरे चैनल को, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।